क्या हाल चाल है सबके। सो ये एक सीरीज़ पूरी है, लॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल पे बहुत टाइम के बाद। तो हम अपने इस पूरी सीरीज में लगभग क्लास 9th की और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरे क्लास 10th की हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इसे कवर करेंगे कंप्लीट। तो स्टे अपडेटेड टू द चैनल। एंड वन मोर थिंग कि जब आप इस क्लास को करो तो इस क्लास को करने के बाद आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो ऑलरेडी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ताकि क्लास के बाद रिवीजन करने में आसान हो। इस क्लास के एंड में यू विल गेट मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो डायरेक्ट सीबीएसई में आ चुके हैं कई बार। 10th वालों को भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा जब मैं उनकी क्लासेस कराऊंगा। तो फिलहाल हम 9th से शुरू कर रहे हैं और 9th में चैप्टर 1 पढ़ेंगे और फिर इसी तरह से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, फिर अगेन हम पॉलिटी कवर करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, वैसे क्लास 10th के भी। तो इसमें कोई डिले नहीं होगा। अभी आप सोच रहे हैं कि सर ये तो पहले पूरी 9th की सीरीज चलेगी फिर 10th आएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम 9th पे वीडियोस बन रहे हैं तो 10th की भी साथ में बनेगी। जैसे 9th का एक चैप्टर है तो 10th का भी हिस्ट्री का हम एक चैप्टर पहला नेशनलिज्म इन यूरोप डालेंगे, ठीक है। NI नेशनलिज्म इन यूरोप हम उसका भी अपलोड करेंगे। तो इस तरह से चलेगा सीरीज, बस यू हैव टू बी कीप अपडेटेड। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर ऑन आवर यूट्यूब चैनल द NCERT बाबा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इसको और जितना भी पॉसिबल हो शेयर वगैरह कर लो यार, तो इससे सही होता है पता नहीं, चलो। बट हमारा जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज़ द इंट्रो क्लास। सो हमें थोड़ा बताना पड़ा, अगली बार से इतनी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं रेवोल्यूशन की। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें इस चैप्टर में ये जानना होगा कि ये रेवोल्यूशन होता क्या है, इस रेवोल्यूशन से क्या समझते हैं। और फ्रेंच ऑलमोस्ट सबके लिए कॉमन है। फ्रांस देश, फ्रांस में रहने वालों को फ्रेंच कहते हैं, जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन, अमेरिकन, और फिर पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी, बांग्लादेश को बांग्लादेशी। तो फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच कहते हैं। अब सवाल है कि फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, बट ये रेवोल्यूशन क्या था। देखिए, रेवोल्यूशन का बेसिक मतलब होता है, हिंदी मतलब होते ही क्रांति, क्रांति, ठीक है। हिंदी मतलब है क्रांति। लेकिन सवाल है कि आखिर क्रांति का क्या मतलब होता है वगैरह। तो इट्स अबाउट चेंज। रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट चेंज। तो चेंज में अक्सर क्या होता है, ये थोड़े अभी दिवाली के टाइम पे शूट हो रहा है तो थोड़े फायर क्रैकर्स वगैरह बजेंगे तो उसको इग्नोर करना, क्लास के कंटेंट पे ध्यान दो। असली फायर क्रैकर यहाँ पे है। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। पर चेंज किस में? चेंज दो पार्ट में भी हो सकता है। एक तो हमारा पॉलिटिकल चेंज हो सकता है और दूसरा सोशल। सोशल में जो भी सामाजिक व्यवस्था है, सोशल ऑर्डर्स हैं, उनमें चेंजेस होते रहते हैं। तो जैसे कि कभी होती है ना कि हमारा एक समाज था, जब हम सभी को किसी भी मॉडर्नाइजेशन का ज्ञान नहीं था। हमें पता नहीं था कि दुनिया गोल है, कि दुनिया कैसी है। हमें ये नहीं पता था कि एवोल्यूशन क्या होता है, टेक्निक्स क्या होते हैं, पढ़ाई लिखाई, हमें कुछ पता नहीं था। बट वैसे केस में भी हमने एक समाज से दूसरे समाज की तरफ जो हमने परिवर्तन किया, बदलाव किया, वो सब एक क्रांति थी, वो सब एक रेवोल्यूशन था, वो सब एक रेवोल्यूशन था। लेकिन जब किसी एक सामाजिक में जो कुव्यवस्था होती है, जब हम उसके खिलाफ कुछ भी करते हैं, या कोई राजनीतिक या कोई राजकाज से संबंधित कोई भी काम हो जहाँ पे लगे कि लोगों को नहीं, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, तो अगर बदलाव के लिए जो कड़े कदम लिए जाते हैं या बदलाव के लिए जो छोटे बड़े सारे कदम लिए जाते हैं, वही सारी चीज़ें बदलाव के रूप में जब उभर के आती हैं तो वो क्रांति कहलाती हैं। तो रेवोल्यूशन इज़ ऑल अबाउट चेंज। अब ये प्रक्रिया जो चेंज की प्रक्रिया है वो दोनों तरीके से हो सकती है, मतलब हिंसा से भी और अहिंसा से भी। कभी कभी वायलेंस के साथ भी हो सकती है और कभी कभी नॉन वायलेंस। अब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा वायलेंस पे बेस्ड है, लेकिन अगर हम बात करें अपने देश की आज़ादी के बारे में तो शुरुआत इसकी वायलेंस और सब चीज़ से मिलके हुई थी। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन रहा हमारे नेशनलिज्म में, हमारे गांधी जी, इन्होंने अपने आप को नॉन वायलेंस से जोड़ के रखा और बहुत हद तक इन्होंने नॉन वायलेंस के साथ ही काम किया। तो कहीं ना कहीं क्रांति इन्होंने भी लाई है और बड़े पैमाने पर लाई थी, तो उसमें कहीं भी हिंसा का जगह नहीं था। तो आपको ये बात समझना होगा कि रेवोल्यूशन का मतलब तो जो चेंज से है, वो चेंज कभी कभी वायलेंस के साथ भी आता है और समटाइम्स नॉन वायलेंस के साथ भी। डिपेंड करता है कि उस रेवोल्यूशन को लीड करने वाले जो लीडर्स हैं वो कौन है, डिपेंड्स ऑन लीडर्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको रेवोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया हो कि इट्स अबाउट चेंज। सो आगे बढ़ते हैं। मैं वैसे इस चीज़ को लिख देता हूँ जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो। चेंज,
आइदर पॉलिटिकल कॉमा सोशल, सोशल ऑर्डर में कोई चेंज हो तो, या एक्सेट्रा ETC याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो अभी देखो ये अब टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन, अभी रेवोल्यूशन बदलाव शुरू हुआ नहीं है, ये बदलाव शुरू होने से पहले की घटना है। ये पूरी टॉपिक जो है हम जो यहाँ से पढ़ रहे हैं या आगे तक जाएंगे, जितने भी स्टेट्स वगैरह हैं सब कुछ पढ़ेंगे, स्ट्रगल पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। अभी तक फ्रेंच रेवोल्यूशन कहीं शुरू नहीं हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी शुरू होगा, लेकिन शुरू होने से पहले ही जस्ट उसका इंट्रोडक्शन है। तो आइए हम उस इंट्रोडक्शन को जानेंगे, ठीक है। तो कहता है कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रांस की जो समाज था, ठीक है, वो 18वीं शताब्दी के आसपास कैसा था। ऑलमोस्ट इस क्रांति, ये जो क्रांति हुई थी फ्रेंच के अंदर में, इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1789 का था। लेकिन इस समय से पहले का, आखिर इस क्रांति के होने का जो समय है, इस समय से पहले आखिर कुछ तो हुआ होगा, तब तो क्रांति हुई होगी ना। तो ये जो कुछ हुआ था, इस कुछ होने से पहले का जो समय था, उस समय को पहले समझेंगे बैकग्राउंड स्कोर के रूप में, फिर हमें ये क्रांति का कारण समझ में आएगा। तो कहता है कि जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी, फ्रांसीसी समाज जो थी, वो सब कुछ एक ओल्ड डिज़ाइन, एक पुराना तंत्र में बसा हुआ था, समझ रहे हो, एकदम से पुराना, जहाँ पे लोगों को कुछ खास बदलाव नहीं चाहिए होते थे, लोग एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के थे, और उन्होंने एक पूरी की पूरी समाज और व्यवस्था को ही बांट रखा था, हाँ पूरी तरीके से। और उसको बांटा था 3 स्टेट्स में, 3 क्लासेस में, 3 सामाजिक व्यवस्थाओं में, 3 सामाजिक क्लासेस में, और उनको उन्होंने नाम दिया था ई स्टेट्स का, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ऐसे करके, समझ रहे हो। उन्होंने, फ्रांस ने 1789 यानी क्रांति से पहले का जो फ्रांस था, उसने समाज को 3 पहलुओं में बांट दिया। और वो 3 पहलू कौन कौन थे, और उन्होंने नाम क्या दिया, पहले उनको नाम दिया उन चीज़ का ई स्टेट्स। तो ई स्टेट्स क्या है कि सोशल क्लासेस, समाज फ्रांस का ऐसा सोशल क्लास, क्रांति से पहले का सोशल क्लास। अब ये सोशल क्लास 3 भाग में बट गया, कितने भाग में, 3। पहले वाला था द फर्स्ट स्टेट, जिसको हमने क्लर्जी का नाम दिया, दूसरा सेकंड स्टेट नोबिलिटी, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको कॉमनर्स कहा गया, थर्ड स्टेट्स, मतलब आम, हम कहते हैं ना आम आदमी, लोकल्स। सो ये आम आदमी का जो था वो थर्ड स्टेट था। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी कहानी है 3 स्टेट की, पहले ये क्या है, क्लर्जी कौन थे, नोबिलिटी कौन थे, और फिर कॉमनर्स कौन थे। देखो द फर्स्ट स्टेट के बारे में कहता है कि कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्जी, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है चर्च ऑफिशियल्स। हमारे यहाँ जिस तरीके से पुजारी होते हैं हमारे यहाँ, और जैसे कि मौलवी होते हैं, या फिर सिखों में जो गुरु होते हैं, या जो उनके मानने वाले जो लोग हैं, जो किसी एक को मानते हैं कि ही इज़ आवर लीडर, तो वैसे ही उनके यहाँ भी, क्रिश्चियंस में भी, बेसिकली दे आर क्रिश्चियंस, तो उन क्रिश्चियंस में उन्होंने हमारे जब मंदिर है, मस्जिद है, तो उनके यहाँ चर्च होते थे, और उन चर्च के अंदर में जो मेन पुजारी होते थे, पादरी जिसे कहते हैं, ऑफिशियल्स होते थे, दे आर नॉन एज क्लर्जी, दे आर नॉन एज क्लर्जी, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, चर्च के लोग हैं, बड़े ही वो वाले लोग हैं, ठीक है। दे इंजॉयड सिग्निफिकेंट प्रिविलेज बाई बर्थ। तो अब ये एक टर्म दिया है यहाँ पे, प्रिविलेज बाई बर्थ। यहाँ पे समझो, ये प्रिविलेज जो मिला है बर्थ से, जैसे कि अपने यहाँ देखो, पंडित के घर जन्म होने वाला हर लड़का पंडित होगा, उसको चाहो ना चाहो परंपरावर्ष या फिर जैसे भी हो, वो पूजा पाठ अगर कराना चाहे तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि ये जो मिला है उसको, दिस इज़ कॉल्ड प्रिविलेज, और ये उसके जन्म से मिला है, इसलिए टर्म आता है प्रिविलेज बाई बर्थ। मतलब आपको जन्म से ही कोई ऐसी छूट या कुछ ऐसा दिया जाए जो आपके साथ चलेगा, जो बाकियों को नहीं मिल रहा, जिसको बाकी अर्न करना चाहेंगे उनको बड़ी समस्या होगी। सो ये कहलाता है प्रिविलेज बाई बर्थ। तो ये जो प्रिविलेज थी क्लर्जीज को मिलती थी बाय बर्थ, कि उनका बच्चा होगा, उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट एलिट मेंबर्स में आ जाएंगे, वो क्लर्जी का हिस्सा हो जाएंगे, वो फर्स्ट ई स्टेट का हिस्सा हो जाएंगे। दे वर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। अच्छा, अब जो लोग इस क्लर्जी के अंदर आते थे उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। दे हैव नथिंग टू डू विद द टैक्स, उन्हें ना टैक्स देना पड़ता था, ना उन्हें टैक्स से कोई मतलब था। लेकिन हाँ, वो टैक्स लेते ज़रूर थे, ये टैक्स देते नहीं थे पर टैक्स लेते ज़रूर थे। देखो अगला पॉइंट में कहता है, द चर्च कलेक्टेड इट्स ऑन टैक्स। चर्च ने खुद को टैक्स कलेक्ट किया, और उन्होंने जो टैक्स कलेक्ट किया उसको नाम दिया टीथिस का, उन्होंने नाम दिया टीथिस का, ठीक है। और ये टैक्स कलेक्ट किससे करते थे, तो भैया और किसी नहीं, इन्हीं कॉमनर्स से। इन कॉमनर्स के अंदर में आते थे पीजेंट्स, बहुत सारे लोग आते थे, मिडिल क्लास बिजनेसमैन, कुछ बड़े क्लास के बिजनेसमैन भी आते थे, बट पीजेंट्स भी उन्हीं का एक हिस्सा था। तो जो चर्च था वो टैक्स कलेक्ट करता था,
किससे? और जो कलेक्ट टैक्स का नाम था टीथेस, और कलेक्ट किससे करता था? पीजेंट से। पीजेंट्स किसान मजदूर जो काम करते थे उनके यहाँ वो। और ये कितना होता था? 1/10। मतलब अगर कोई किसान 10 हिस्सा लगा रहा है ज़मीन में, अगर उगा पा रहा है किसी ज़मीन का 10 भाग, तो उसका 1/10 जो था वो ये ले लेते थे, ठीक है। और बाकी इनको देना पड़ता, 1 भाग ले लिया, बाकी अपना 9 ले जाओ, ठीक है। तो 1/10 कलेक्ट कर लेते थे, उस ज़मीन का 1/10 ये ले जाएंगे और बाकी तुम रखो अपने पास। तो आपने फर्स्ट स्टेट को देखा, क्लर्जी। क्लर्जी को प्रिविलेज से बर्थ मिलती, बर्थ जो प्रिविलेज मिलता था इनको बर्थ से ही, और इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और उल्टा टैक्स लेते थे, कलेक्ट करते थे, जिसका नाम था टीथेस। किससे लेते थे? पीजेंट से। कितना? 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी चावल दाल उगाया उसका। अब इसके बाद में अगला जो टर्म था वो सेकंड स्टेट का था, नोबिलिटी का। अच्छा, ये कोई और नहीं थे बल्कि ये एलिट लोग थे। मतलब नोबिलिटी का मतलब ये नोबल टाइप के, मतलब बड़े लोग या बड़े लोग, ठीक है। ये वो बड़े लोग थे, मतलब जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, बहुत पैसा, बहुत एकदम अंधा पैसा। तो ये लोग इस एलिट के ग्रुप में आ गए कि इनके पास खूब पैसा है, तो अब राजा इनको अपने साथ रखता था या ये राजा के साथ रहते थे, ताकि दोनों का अपना बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। तो इसमें आ जाते थे नोबिलिटी सारे लोग, और एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब पूंजीवादी टाइप के लोग, जिनके पास खूब सारा पैसा हो, बहुत ज़्यादा एलिट क्लास के लोग होते हैं, उनको रखा। तो इनको भी सेम, जैसे उनको बर्थ से बहुत सारा प्रिविलेज मिला था, इनको भी सेम बहुत सारा प्रिविलेज मिला। इनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, ये भी फ्री, टैक्स से ये भी फ्री थे, नो टैक्स, टेंशन फ्री भाई, टेंशन फ्री, ठीक है। अब इनको कुछ फ्यूडल प्रिविलेज था। अब प्रिविलेज तो था, लेकिन इनको कुछ फ्यूडल प्रिविलेज भी था। अब वो क्या था भाई, कि आपको जन्म से ही ऐसा है ना कि कुछ करना है। जैसे पंडितों को है कि ना वो अपना कुछ करेंगे, पुजारियों को है ना कुछ करेंगे, पादरियों को है ना चर्च के अंदर वो करेंगे, तो इनको भी ऐसा था कि कुछ फ्यूडल प्रिविलेज मिले थे। जैसे कि आप ड्यूज कलेक्ट करो, लोगों से जाकर ड्यूज कलेक्ट करो, पीजेंट से खास करके जाओ, उनसे पैसा लेके आओ, उन पे टैक्स लगाए, तुम उनसे कलेक्ट कर सकते हो, ये तुम्हारा हक बनता है। मतलब आई डोंट नो कि इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों थी समाज के अंदर में, बस थी, ठीक है। एंड हैव द राइट टू डिमांड सर्विसेज, और उनको ये राइट भी था कि आप इनसे सर्विस डिमांड कर सकते हो, आपको जो कराना है इनसे कराओ। चलो 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 खेत में काम करो, चलो 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 हमारे घर साफ करो, ये करो वो करो, मतलब दे हैव राइट टू डिमांड सर्विसेज। और वो ना नहीं कर सकते थे इस चीज़ के लिए, अगर ना करते तो दे हैव टू फेस सम टफ कॉन्सिक्वेंसेज। और भाई तुम सोच नहीं सकते हो उनके साथ दिक्कतें बढ़ जाती थी। तो इसके लिए वो दे आर द कॉमनर्स, तो उन्हें परेशान होना पड़ता था, और ये नोबिलिटी उनका खूब फ़ायदा उठाते थे, सर्विस डिमांड करते थे, टैक्स लेते थे, फ्यूडल ड्यूज लिया करते थे। तो फर्स्ट स्टेट कुछ कम नहीं था, और ऊपर से नोबिलिटी तो भैया सोने पे सुहागा, ये और भी ज़्यादा। तो अब यू कैन इमेजिन कि जो हमारा थर्ड स्टेट है, और ये चाहे वो फर्स्ट स्टेट हो चाहे सेकंड स्टेट हो, इन दोनों का टारगेट हमारा ये थर्ड स्टेट ही था। तो क्लर्जी भी उनको उतना ही परेशान करते थे, प्लस नोबिलिटी अपना कुछ कम नहीं था। अब तुम आइडिया लगा पा रहे होगे कि इन दोनों के अत्याचार की वजह से कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन आएगा, समाज में बदलाव आएगा, वो चेंज आएगा। रेवोल्यूशन इज इक्वल टू चेंज, वो आएगा। क्योंकि इतना टॉर्चर कोई सहेगा तो कब तक सहेगा, 1 बार 2 बार 10 बार 11वीं बार तो वो करेगा ना। तो दैट्स चेंज इज नॉन एच रेवोल्यूशन। जब सहते सहते किसी चीज़ का वो हो जाए, फिर जब आप समाज में कोई बड़ी बदलाव की बात करते हो या लेके आते हो, दैट इज़ कॉल्ड क्या, रेवोल्यूशन। अब आइए थर्ड स्टेट की बात करते हैं। हमारा थर्ड स्टेट क्या है, तो विच इज़ नॉन एज कॉमनर्स। द थर्ड स्टेट कंप्राइज ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब यू कैन इमेजिन कि अगर कहीं 100 लोग हैं, 100 लोगों का समाज है, तो 100 लोगों में 90 लोग तो तुम्हारे कॉमनर्स ही हैं। तो बचे हुए 10 में 2 पार्ट में बांट दो, 10 को 2 पार्ट में बांट दो, एक अलग 5, एक अलग 5। ये वाला तुम्हारा क्लर्जी है, ये वाला तुम्हारा नोबिलिटी है। अब सोचो ये व्यवस्था है यहाँ पे भाई। तो अब एक चीज़ और है कि ये जो 90 लोग हैं सी कॉमनर्स, अब ये 90 लोग मिल करके ये 10 लोग इनको कैसे रूल कर रहे हैं। तो यहीं से जन्म होता है एक बहुत बड़े तगड़े कॉन्सेप्ट का, एरिस्टोक्रेसी का, ठीक है। ये जैसे डेमोक्रेसी होती है, मोनार्की होती है, वैसे एरिस्टोक्रेसी होती है। ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कुछ ही लोग होंगे एलिट क्लास के, लेकिन वो पूरा का पूरा समाज को कंट्रोल करके रखा होगा। जैसे ये ऐसे मान लो एरिस्टोक्रेसी, इसने पूरी की पूरी ऐसे सोसाइटी को कवर कर रखा है, लेकिन कैसे, उनके पास है सी यानी कैपिटल, और उस कैपिटल से वो रन कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी। आ रहा है समझ में? इस तरीके से अब पूरी इकोनॉमी जब रन करोगे तो समाज ना चाहते हुए भी तुमको अपना तो भाई उसके अंदर ही काम करना पड़ेगा तुम्हें, इस तरीके से।
तो तो आपने समझ गए 90% पॉपुलेशन किसकी थी, कॉमनर्स की, ठीक है। लेकिन दे आर इंटरनली डाइवर्स। इंटरनली डाइवर्स मतलब आपसी मेल मिलाप नहीं, काफ़ी ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी थी वहाँ पे, चेंज देखने को मिलता था, एक जैसे नहीं थे। जैसे अब तुम क्लर्जिस को देखो, क्लर्जिस के अंदर में कोई डाइवर्सिटी नहीं थी, वो एक जैसे थे सारे, कि हम एक रूल मानेंगे, हमारा एक लीडर होगा, सब कुछ। नोबिलिटी में भी अगेन, नोबिलिटी में भी अगेन। बट जब हम बात करें बहुत सारे लोगों की, 90% लोगों की, तो उस 90% में कहीं ना कहीं एक चीज़ लाइक करेगी, और दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी आपको कभी यूनाइट नहीं होने देती है। देखो, भारत कहने को विभिन्नताओं का देश है, लेकिन भारत में यूनिटी की बात करें तो उतनी खास यूनिटी देखने को मिलती नहीं है हमारे पास। कैसे नहीं मिलती है, महान होना एक बात है और सच को एक्सेप्ट करना एक बात। आपस में देखो, आज दुनिया भर के रिलीजियस वो होते रहता है हमेशा। एक स्टेट दूसरे स्टेट के बारे में कहेगा कि ये बुरा है, वो बुरा है। एक धर्म दूसरे धर्म को गाली दे रहा है, कोई कन्वर्जन करा रहा है, तो कभी ये कभी वो। एक्चुअली इंडिया के अंदर में जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, उसका जो बेस है, आधार है, जो आधार है वो आधार ही धर्म है। धर्म धर्म, जिस दिन ये धर्म खत्म, उस दिन ये पॉलिटिक्स किसी काम का नहीं रह जाएगा। और यू नो एक तरह का वो हो जाएगा, बढ़िया या बुरा, सबसे अच्छा या सबसे बुरा टाइप कह नहीं सकते हैं, उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। पर खैर, आई होप मेरी बात समझ पा रहे होगे तुम, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो कम बैक टू द पॉइंट कि ये इंटरनली बहुत डाइवर्स थे। तो अब इसमें भी था, देखो काफ़ी है, तीन, इसमें भी 3 लेयर, टॉप मिडिल और बॉटम लेयर। तो इसका भी जो टॉप लेयर था, उसमें बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कि भाई इनका भी टॉप ऑर्डर था। इनका फिर मिडिल लेयर था जिसमें पीजेंट्स और आर्टिसंस रहते थे, और सबसे बॉटम लेयर जिसमें स्मॉल पीजेंट्स, एक तो पीजेंट उसमें भी स्मॉल, फिर लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स, देखो ऐसे लेबर जिनके पास ज़मीन के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो पूरे डिपेंडेंट हैं किसी और पे, वो काम देगा तो करेंगे, उसके खेत में काम होगा, अदरवाइज ये किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे छूट गई, जो लॉयर्स थे इनको कलेक्टिवली कहते थे नॉन एज द बर्गीज और मिडिल क्लास, ठीक है। मतलब बेसिकली इन सबको, लॉयर्स ही नहीं, चाहे वो कोर्ट ऑफिसर जो भी, इनको या तो बर्गीज बोले या फिर मिडिल क्लास कहा गया, दैट इज़ क्योंकि ये मिडिल लेयर था, सॉरी नहीं सॉरी, ये टॉप लेयर था, और इस टॉप लेयर को मिडिल क्लास के नाम से भी कई बार संबोधित किया गया। एंड द मिडिल लेयर अगेन द पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। तो पीजेंट और क्या होते हैं, आर्टिसंस। देखो आर्टिसंस दोज आर वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, वो अच्छा आर्ट्स बना लेते थे, कभी लोहार कभी सुनार, कुछ भी कर लेते हैं, देज आर नॉन एज आर्टिसंस। कुछ भी मतलब जरूरी नहीं कि लोहार और ये सब कुछ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दे आर डूइंग, ओके। सो एंड पीजेंट्स तो नॉर्मल किसान जो काम वाम करते हैं खेतों में, सो वो भी। अब देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी थी ऊपर में कि जो क्लर्जी था वो टैक्स लेता था, और उस टैक्स का नाम था टीथेस, राइट। वैसे ही नोबिलिटी भी था, अगेन ये फ्यूडल टैक्स कलेक्ट करता था, फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट करता था, है कि नहीं। तो अगेन ये भी टैक्स कलेक्ट करता था, और चाहे वो सी से क्लर्जी या एन से नोबल, इन दोनों को कलेक्ट किससे करना था, कॉमनर से। ये लोग आखिर टैक्स तो इसी से कलेक्ट करते थे, है कि नहीं। तो अब आइए इस पर बात कर रहे हैं थोड़ा सा। एक टैक्स है जिसका नाम है टेले, और डायरेक्ट टैक्स पेड टू द स्टेट। अब जो हमारे कॉमनर्स थे, अब देखो 90% थी ये पॉपुलेशन, लेकिन 90% होने के बाद भी सिर्फ टैक्स इन्हें ही देना पड़ता था। और तो और ये जो कॉमनर्स थे जो टैक्स देते थे स्टेट को, जैसे हम टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को, तो उस स्टेट को जो टैक्स देते थे उस टैक्स का नाम था टेले। क्या नाम था, टेले, सॉरी डबल एल, ये बात याद रखिएगा। और डायरेक्ट टैक्स पे टू द स्टेट। अब ये तो डायरेक्ट टैक्स है, इस चीज़ को याद रखो, टेले को बोला गया डायरेक्ट टैक्स। तो आता है टर्म इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो लेव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट, ठीक है, द गैबल एंड टोबैको। इनडायरेक्ट टैक्स जो एवरीडे कंजप्शन पे लगाते हैं, जैसे कि सॉल्ट पे, नमक पे। अच्छा, नमक से आपको आगे चल के जब आप क्लास 10th में जाओगे, तो जब आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया, NI नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि हमारे
जो लीडर थे गांधी जी, इन्होंने भी सॉल्ट टैक्स को तोड़ा था, ख़त्म किया था नमक सत्याग्रह करके। तो ये दांडी से साबरमती से दांडी तक पैदल चल के गए थे लगभग। आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं है, बट काफ़ी समय लग गया था, महीना दिन के ज़्यादा समय लग गया था। और इन्होंने पैदल मार्च किया था, इसमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिया था। वहाँ पे पहुँच के इन्होंने खुद से सॉल्ट क्रिएट किया, ठीक है। और सॉल्ट क्रिएट करके फिर उन्होंने सॉल्ट टैक्स को उल्लंघन किया, तोड़ा। क्योंकि उनका मानना था कि भाई ये बेसिक नीड की चीज़ें हैं, सॉल्ट सबको चाहिए, इस पर टैक्स क्यों लगा रहे हो, इसको टैक्स फ्री रखो। सो दिस इज़ वेरी क्रूशियल। सो उन्होंने इसको ख़त्म किया। तो ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स फ्रांस के लोगों पे भी लगा था, इनडायरेक्ट टैक्स सॉल्ट, ठीक है। तो गैबल कहा जाता था उसे, और टोबैको, मतलब जो भी आज तंबाकू लोग खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं वो। तो अगर आप बात करें टोबैको की, तो हाल ही में मोदी जी ने जीएसटी रिफॉर्म 2.0 लाया है, जिस पे वो काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी भारी गिरावट करी है उन्होंने। 12% से 5% तक का सफ़र पूरा है, 18 से 12% तक टैक्स कम हुआ है। तो वहीं पे कुछ चीज़ों पे टैक्स ज्यों का त्यों रहा है, इनफैक्ट बढ़ा दिया गया है, और उसमें ये टोबैको प्रोडक्ट्स रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि टोबैको कॉजेस कैंसर, ऑल भी हम सब जानते हैं, वी ऑल नो। और जो चीज़ हमें कैंसर दे रही है, मौत दे रही है, उस पर टैक्स ही बढ़ा दो ताकि लोग इसे खरीद ही ना पाए। मतलब एटलीस्ट कुछ लोग तो नहीं खरीद पाएंगे, तो हमें उन्हें बचाना है, ठीक है। फिर टीथेस, यू ऑलरेडी नो, पेड टू द चर्च, फ्यूडल ड्यूज पेड टू द नोबिलिटी। जो नोबिलिटी को पे किया जाता था वो फ्यूडल ड्यूज हुआ करता था। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि भाई चर्च को टैक्स तो सब टीथे 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 करते हैं, बड़ी गुड, वेरी गुड। लेकिन आपसे पूछे कि नोबिलिटी को क्या देते थे, तो याद रखिएगा फ्यूडल ड्यूज, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को याद रखिएगा बहुत, ठीक है। तो आई होप आपको टैक्स वगैरह और तीनों स्टेट के बारे में क्लियर हो गया हो। चलिए अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका ये एक रिवीजन वीडियो है, आप इस रिवीजन वीडियो की तरह ही समझें। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट। प्लीज़ अपना क्वेश्चन क्वेरी जो भी है छोड़ जाओ, कुछ दिक्कत हो छोड़ जाओ, हम इसका रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करते हैं। आप एक एक का रिप्लाई करते हैं क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं अभी एनीवेज, जब ज़्यादा लोग आएंगे तब भी हम ये करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझ लो तुम यहाँ से पढ़ लो, फिर तुम एनसीईआरटी जाकर एक बार घर पे बुक ओपन करना, बुक खोलना, और जो जो पढ़ाया है वो पीडीएफ सामने रखना, और पीडीएफ से रिलेट करना भाई। और फिर आके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाना, ठीक है। प्यारा सा एक कमेंट छोड़ जाना कि तुम्हें मज़ा आया कि नहीं। अगर तुम्हें मज़ा आया तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो, और एक अच्छा सा सुंदर सा कोई प्यारा सा कमेंट कर जाओ, या अपना कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी छोड़ जाओ। वी आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड द सब्सिस्टेंस क्राइसिस है। तो पहला है इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ। आप सब जानते हैं पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या, है कि नहीं। और ग्रोथ का मतलब विकास करना, बढ़ना। तो टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। आइए देखते हैं क्या हुआ था। फ्रांस की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो 23 मिलियन थी। 23 मिलियन समझते हैं 23 इंटू 1 मिलियन में होता है 10 लैक्स, 6 जीरो हो गया, 2 4 5, 1 2 3 4 5 6, और इंटू कर देंगे 2 3, तो ये आ जाएगा 2 3 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 30 लाख। पहले फ्रांस की पॉपुलेशन थी 2 करोड़ 30 लाख 1715 में, और ये हो गई 28 मिलियन। कितनी हो गई? 28 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 80 लाख 1789, मतलब 15 से 89 के बीच का जो समय था, 74 साल का लगभग। 74 सालों में 50 लाख से पॉपुलेशन लगभग बढ़ गई थी, ठीक है। 50 लाख से उतना ही था ना, ये कितना है, 230 है और 280 है, हाँ ठीक है। तो 50 लाख से पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अगर हमारा जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर रहा है, तो हमें अपनी इकॉनमी को भी ग्रोथ करना होगा, क्योंकि उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा था, क्यों आइए देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की तो डिमांड भी बढ़ गया दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। अब डिमांड बढ़ा तो लोगों के पास जो भी फूड ग्रेन्स था उसकी कंजप्शन शुरू हो गई, वो कंजप्शन शुरू हो गई तो वो खत्म हो गया।
तो जो ख़त्म हो गया तो रैपिड इंक्रीज़ हो गया डिमांड में, भाई लाओ लाओ लाओ, खाना लाओ, भूख से मर रहे हैं हम, तो ये शुरू हो गया। दूसरा, प्रोडक्शन का लैग हुआ। अगर आपको कोई चीज़ खूब चाहिए और वही ना मिले तो इट विल क्रिएट अ केओस देयर, बहुत बड़ा केओस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड बढ़ी, लेकिन प्रोडक्शन कम हो गया, तो प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन हो ही नहीं पाया। अब जैसे मान लो अपना कोई कोचिंग है, छोड़ कोई कोचिंग है, ठीक है, हमें उसमें चाहिए हमें उस मान लो कि 100 विद्यार्थी हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, हमारा कोई कोचिंग है, और इस 100 विद्यार्थियों को समझो 100 किताबें चाहिए, 100 बुक, और तक क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं बुक से आ रहे हैं। अब हमारे पास बुक है सिर्फ 20, तो हमें क्या करना होगा कि 80 बच्चों की डिमांड को पूरी करने के लिए जल्द से जल्द बुक मुहैया कराना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो बच्चे हैं 100 स्टूडेंट हैं वो क्या कर देंगे, हंगामा, हंगामा क्या कर देंगे, हंगामा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, होगा ना, चिल्लाएंगे, अरे सर पैसा लूट ले रहे हैं, बर्बाद कर दिया, ये हो गया वो हो गया, मैं तो पढ़ नहीं पाया, नहीं तो देश का प्रधानमंत्री में ऑलरेडी बन ही गया था, मैं तो कलेक्टर बन ही गया था। तो इस तरह की बातें हो लेंगी, है कि नहीं। तो क्या किया जाए, तो याद रखिए हमेशा गायब, अगर कभी भी हमें डिमांड ज़्यादा हो रही हो तो प्रोडक्शन को भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिमांड है तो डिमांड को कोऑपरेट करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाओ, जितना पॉसिबल हो बढ़ाओ, तभी जाके आपकी डिमांड पूरी हो पाएगी। अदरवाइज क्लैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लैश। और इस क्लैश से बचने के लिए बी प्रिपेयर्ड। चलो, तो पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ा, तो प्रोडक्शन लैग हो गया अचानक से, तो प्राइस को बढ़ाना पड़ा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब मान लो कि मेरे पास 85 बुक है, स्टूडेंट 100 हैं, एक किताब है 100 रुपये की, तो 50 किताब हो गई 5000 की, है कि नहीं, हो गई। लेकिन अब चूँकि स्टूडेंट 100 थे और किताब 50, तो 50 स्टूडेंट में किताब को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगले 50 को तो नहीं मिलेगा। अब जिन 50 को मिलेगा उसको मैं अपने मनमाने रेट पे दूंगा, क्योंकि उनको ख़रीदना पड़ेगा। तो अब मैं एक किताब 100 की नहीं 500 की दूंगा, और तुमको ख़रीदना पड़ेगा, नहीं तो अगला तैयार है, अगला 50 बैठा है रेडी, बोलो। तो समझ में आएगा इस बात को। पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ा, प्रोडक्शन कम हुआ तो प्राइस बढ़ गया, क्योंकि क्या हो गया, सब चीज़ लिमिटेड था, सब चीज़ प्राइस इसलिए बढ़ा क्योंकि सब चीज़ लिमिटेड था। अब इस लिमिटेड टाइम में खूब पैसा कमाते हैं लोग, विच इज़ रॉन्ग। एथिकली तो बहुत गलत है, बट अगर हम बिजनेस की बात करें तो सही है, बट एथिकली वेरी वेरी रॉन्ग। तो प्राइस बढ़ गई, प्राइस ब्रेड की भी बढ़ गई, स्टेपल डाइट जो थी वहाँ की मेजॉरिटी की। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रांस के लोगों की स्टेपल डाइट क्या थी, तो वो थी ब्रेड। ब्रेड की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में जो हम सबसे ज़्यादा खाते हैं वही कम पड़ गया, तो वो कम पड़ गया तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। अब देखो स्टेगनेंट वेजेस, कहते हैं मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स विद फिक्स्ड वेजेस विच डिड नॉट राइज विद द प्राइस ऑफ गुड्स। देखो कह रहा है कि बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो एम्प्लॉयड थे लेबर ग्रुप में, जिनकी वेजेस क्या थी, फिक्स थी। वो कह रहा है कि विच डिड नॉट राइज विद द प्राइस ऑफ गुड्स। अब जैसे मान लो कि इकॉनमी ख़राब हो गई है, ठीक है, तो मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, मैं कोचिंग में काम कर रहा हूँ, तो अचानक से देश में गरीबी आ गई है और हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ऐसा बढ़ नहीं रहा था वो अचानक से, ठीक है। तो प्राइस जो मतलब जो वर्कर्स थे उनका वो वेज जो था, जो तनख्वाह थी वो नहीं बढ़ रही थी। तो ये था स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब ये सारी चीज़ें जिसकी लाइफ में होंगी उनका लाइफ तो स्ट्रगल में ही बीतेगा, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और जब ये सर्वाइव करना मुश्किल होगा तब जन्म होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस का। किसका, सबसिस्टेंस क्राइसिस का। तो अगला टॉपिक है यही, द सबसिस्टेंस क्राइसिस। कहता है कि द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच। मतलब ऐसा हो रहा था कि अब चूँकि जो रिच थे वो तो अपनी डिमांड पूरी कर पा रहे थे, चलो, लेकिन जो पुअर थे उनके साथ तो गड़बड़ी हो गई थी भाई, तो उनके साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो अब इसकी वजह से वो तो अपनी डिमांड पूरी कर पा रहे थे, लेकिन पुअर बैठ के देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं गैप बढ़ जाता है। चलो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो तुम क्लास में 2 दोस्त हो, ठीक है, ये 2 दोस्त हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि अचानक से तुम साथ साथ पेपर देते थे, सब कुछ देते थे, लेकिन एक बार पेपर बहुत टफ सेट होने लगा बीच में। तो पेपर टफ सेट होने लगा तो क्या हुआ कि ये वाला जो दोस्त है, एक ये वाला जो दोस्त था, इसके अंकल है टीचर, या फिर जो
टीचर पेपर सेट करता है स्कूल में, वो इसका ट्यूशन टीचर निकला। तो इस वाले ने तो इसे हेल्प मांगी, इसने हेल्प कर दी, लेकिन इस वाले का कोई ट्यूशन टीचर नहीं है क्योंकि ये इतना गरीब था कि ट्यूशन टीचर अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इसका स्कूल में कोई लिंकअप नहीं, तो ये हो जाता है फेल। अब ये हो रहा है फेल और इसका एक दोस्त है जो हो रहा है पास, किसी न किसी की मदद से, इसके टीचर की मदद से। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में, दोनों का जब रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये तो आगे रह गया, ये पीछे रह गया, तो इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, गैप, रहीमन धागा प्रेम का क्रिएट हो जाएगा बीच में। ठीक है, तो कहता है द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल्थ रिड्यूस द हार्वेस्ट। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो रुको, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो बस कंगली में आटा गिला हुआ है। देखो हुआ क्या, एक तो ये सब सिचुएशन चल रही थी और उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि हार्वेस्ट ख़राब हो जाती है, एक तो जो फसल लगी थी वो भी बर्बाद हो जाती है। मतलब एक तो पहले से कंगाली है, उसमें आटा लेके आए किसी से मांग के और वो आटा बनाते टाइम और गीला हो गया, मतलब कुछ नहीं बचा है। तो एक तो पहले से इनकी हालत ख़राब थी, ऊपर से कभी सूखा, कभी हेल, पत्थर गिर के फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता था। ठीक है, अब सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है अभी आप समझ गए होगे, लेकिन फिर से कहते हैं एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर जीवन जीने का जो बेसिक मीन्स होता है, लिवलीहुड का बेसिक मीन्स है, वो खतरे में आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, अब देखिए अब आगे, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेक्स एन एंड टू प्रिविलेज। अब आइए, अब इतना सब कुछ के बाद में अब कहानी का मोड़ में कहानी के अंदर एक जो मोड़ आने वाला है, जो समझो कि कहानी में बदलाव आने वाला है, रेवोल्यूशन आने वाला है। अभी तक रेवोल्यूशन आया नहीं है, ये रेवोल्यूशन आने से पहले की कहानी है ना, कि अभी शांति क्यों है भाई, तो ये तूफान से पहले की शांति है, अभी बस चीज़ें हो रही हैं। तो अब देखो क्या होगा, अब सब कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, अब ग्रोइंग मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास क्या करेगा, ग्रो करने वाला है। अभी तक ये डाउन था, अब ग्रो करेगा। तो 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू सोशल ग्रुप फ्रॉम द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट से एक नया सोशल ग्रुप निकल कर के आया, मिडिल क्लास, बर्गीज कहा गया। दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इन्होंने क्या किया कि अपना ओवरसीज, मतलब जो भी था समुद्र के आसपास के जो शहर थे उन सब जगहों पे जा कर के अपना बिजनेस वगैरह एक्सपेंड करना शुरू किया। गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग था उसका ट्रेड करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। जब ये पैसा इकट्ठा करके सामने आने लगे, तो हमने जो 3 लेयर पढ़ा था ना, टॉप मिडिल बॉटम, तो वो टॉप लेयर जो था वो यही मिडिल क्लास था। उसने अपने आप को इस तरीके से गुड्स और ओवरसीज़ के साथ ट्रेड करके उसने खुद को ऊपर उठाया, जिसको हम बर्गीज के नाम से जान रहे। ठीक है, दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अनलाइक द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के जैसे नहीं, द मिडिल क्लास बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। अब देखो, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के बाद तो जन्म से प्रिविलेज था ना, कि हमारे बाप दादाओं ने इतना छोड़ रखा है कि हमें कमाने की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और हम और इनसे टैक्स ले लेके वसूलते जाएंगे। तो इनका तरीका अलग था पैसा कमाने का, ये तो भीख मांगते थे, टैक्स के नाम पर भीख मांगते थे, लेकिन ये भीख मांगते नहीं थे। हालांकि स्थिति उनकी वैसी ही थी, पर ये भीख मांगते नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, मेहनत करी। क्या किया, मेहनत करा, अपने ओवरसीज़ तक अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, ट्रेड किया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का ट्रेड किया, और इस तरीके से पैसा अर्न किया। और इनका मानना था कि समाज के अंदर ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी समाज नहीं होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए जिसको बर्थ से ही प्रिविलेज दिया जाए, कि नहीं यार एक ये बात हो गई, मैं कमा रहा हूँ तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा बच्चा नहीं कमाएगा तो भीख मांगेगा, क्या करेगा। तो ऐसा स्थिति होना चाहिए, मतलब कि खुद कमाओ और फिर ग्रो अप करो। ठीक है, प्रिविलेज मत दो, ऐसा मानना था इस मिडिल क्लास का। ठीक है, तो दे चैम्पियन द आइडिया दैट अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड इन देयर मेरिट। इनका मानना था कि समाज में किसी भी आदमी की जो सोशल पोजीशन है वो उसकी मेरिट पे होनी चाहिए, ना कि प्रिविलेज से, कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, किसी सूरत पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जी हाँ, ठीक है। तो उनकी आइडिया, उन्होंने अपने इस आइडिया को चैम्पियन किया कि एक पर्सन का जो सोशल पोजीशन है वो मेरिट पे होना चाहिए, ना कि प्रिविलेज से। फिर कुछ ऐसे फिलोसफर्स आए जो दुनिया को अपना ज्ञान दे करके, दुनिया को अपनी आइडियाज़ दे करके समाज के अंदर रेवोल्यूशन लाने की बात की है। उन्हीं में से कुछ हैं। ठीक है, जॉन लॉक, जीन जैक रोसो और मॉन्टेस्क्यू, ये वो लोग थे जिन्होंने समाज को अपने वो बेहतरीन आइडियाज़ दिए जिससे लोगों का दिमाग खुली और आगे बढ़े। तो देखो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जॉन लॉक का एक किताब था टू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
लॉक रिफ्यूटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। जॉन लॉक ने अपनी किताब जो थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में उसने साफ साफ बताया था कि मोनार्क को एक छत्र अधिकार देना सही नहीं है। उसको जो पूरा डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट मिला है विच इज़ रॉन्ग, नहीं देना चाहिए। मोनार्क के हाथ में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसको रिफ्यूट कर दिया है अपनी किताब में। तो एक लोगों ने पढ़ा और लोगों ने जब इस किताब को पढ़ा तो उनको लगा कि यार अच्छा ऐसा होना चाहिए, राजा के हाथ में पावर नहीं देना चाहिए। तो लोगों को चला आइडिया अच्छा है, बात तो सही कह रहा है। तो कहीं ना कहीं दिमाग खुला होगा कुछ लोगों का। फिर थे जीन जैक रोसो। इन्होंने क्या किया, किताब थी इनकी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने ही प्रपोज्ड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। इन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना करने की बात की जो मतलब खुद से ना बनी हो बल्कि लोगों द्वारा बनाई गई हो। ऑलमोस्ट जीन जैक रोसो जो थे वो डेमोक्रेसी की बात करते थे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। शायद कहीं ना कहीं फ्रांस में लाई करती थी उस समय में। तो इनका एक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि वो हमारे और तुम्हारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट पे तुम बनो, ना कि तुम अपनी मर्जी से बन जाओ और फिर जब तक मन करे तब तक हम पे अत्याचार करो ना, दिस इज़ नॉट गुड। ऐसा मानना था जीन जैक रोसो का। फिर हैं मॉन्टेस्क्यू। इनका देखिए किताब थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। जो देखो ये जो किताबें हैं ना, चाहे टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे स्पिरिट ऑफ द लॉ, इनको प्लीज़ प्लीज़ स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो। कोई भी आदमी इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु रोट दिस बुक्स, सो प्लीज़। तो जो मॉन्टेस्क्यू था उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज में कुछ और प्रपोज किया, उसका नाम था अ डिवीजन ऑफ पावर। अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट इनटू द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन्होंने कहा कि जो भी सरकारें होंगी, बनेंगी या बनाई गई हैं या बन चुकी हैं, उनके पावर्स को डिवाइड करो। पावर को क्या करो, डिवाइड। ये आपको पढ़ना है पॉलिटिक्स के अंदर में एक टॉपिक जिसका नाम है फेडरलिज्म, डिवीज़न ऑफ पावर। ठीक है, पावर को डिवीज़न का पावर डिवीज़न करो भाई, बात खत्म। और किस किस में करो, लेजिस्लेटिव में, विधायिका में, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। लेजिस्लेटिव के अंदर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अभी डेमोक्रेसी के अंदर होता है, एग्जीक्यूटिव में बाकी के अंदर काम करने वाले लोग, और फिर जुडिशरी में न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह। लेकिन अगर राजतंत्र हो तो फिर कैसे होगा, वो इसी में डिस्कस करेंगे आगे अभी। पर फिलहाल समझिए यहाँ पे कोई लोकतंत्र एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यहाँ पे तो मोनार्क है। फ्रांस के अंदर अभी क्या है, मोनार्क है, तो वो इसी में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इन्होंने क्या मॉडल बनाया, मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया, स्पिरिट ऑफ द लॉ, जिसमें उन्होंने डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में बात करी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और इस मॉडल को यूएस ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद में अडॉप्ट कर लिया। किसको, इसी को, डिवीज़न ऑफ पावर फेडरलिज्म को यूएस ने अडॉप्ट कर लिया अपने इंडिपेंडेंस के बाद में। चलिए, दिस आइडियाज स्प्रेड रैपिडली थ्रू बुक्स। अब यही जो आइडियाज़ थे इन लोगों के, जॉन लॉक के, जीन जॉक रोसो के, मॉन्टेस्क्यू के, ये काफ़ी तेज़ी से फैलने लगे किताबों के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, सैलेंस में एंड कॉफ़ी हाउसेज में। देखो हम लोग अब जब किसी भी बाल कटवाने जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे क्या होता है, सारे चर्चे सब कुछ सैलून में होता है, चाय पीने जाते हैं, चाय पे चर्चा होती है। तो वैसे ही हर जगह पे लोग बैठते थे, वहाँ पे चर्चाएँ होती थी। तो उनके द्वारा आइडियाज़ का वो हुआ। जैसे कि अब अपने यहाँ देखो, बिहार में इलेक्शन का टाइम है, पूरा इलेक्शन का माहौल है। जहाँ 4 लोग बैठे होंगे वहाँ किसी न किसी की सरकार बन के गिर रही होगी। किसी को बीजेपी की सरकार बनती दिख रही होगी, किसी को आरजेडी की सरकार बनती हुई दिख रही होगी, कोई जनसुराज लेके बैठा होगा, है कि नहीं। तो हर आदमी अपनी सरकार के बनाता गिराता है। ये कब होता है, जब आप कहीं बैठ के, कॉफ़ी हाउस हो गई, कहीं सैलो हो गया, तो वहाँ चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही वो भी लोग भी अपना चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब होता है आउटब्रेक असली रेवोल्यूशन का। अब है असली खेल, इसको समझिए। फाइनेंशियल क्राइसिस। पहला फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1774 में। वहाँ का जो राजा था फ्रांस का, लुई 16, बर्बन फैमिली का, ठीक है, जिसने थ्रोन संभाला था, एक्सटेंडेड द थ्रोन। उसने देखा कि भाई हम राजा बने हैं लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा ट्रेजर है वो खाली है। मतलब अगर मोदी जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने तो सेम उनके साथ भी यही हुआ था। उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, ये तो आधा देश कर्जे में डूबा हुआ है भाई। बीएसएनएल से लेके हर कंपनी जो है वो अब ख़त्म हो रही है, इन पर करोड़ों का कर्जा पड़ चुका है हमारा। तो क्या किया जाए, उनके पास प्राइवेटाइजेशन करने के अलावा कोई उपाय नहीं थी। ये कभी और समझेंगे कोई और टॉपिक में कि प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, और इकोनॉमिक्स में ज़रूर समझाऊंगा, कोशिश करूँगा मैं। लेकिन अब समझिए, जब लुई 16 राजा बना 1774 में, जब वो आया तो उसने देखा कि यार भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार, ख़त्म है सब कुछ, एकदम खाली है ट्रेजरी।
तो रीजन्स क्या हैं? तो भैया पहला रीज़न है कि बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। अब युद्ध चलेगा तो फाइनेंशियल ड्रेन तो होगा ही। कैसा युद्ध? अमेरिका का युद्ध। अमेरिका को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से। अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन ने अपना कैप्चर कर रखा था। फ्रांस ने काफ़ी मदद की अमेरिका के इस 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने में। वही आगे अभी पढ़ा था ना यहाँ पे कि अमेरिका ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था यूएसए आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंस होने के बाद। तो फ्रांस उससे इतना जुड़ा हुआ था कि फ्रांस की पॉलिसीज उसको पता थी, इसीलिए जब वो आज़ाद हुआ अमेरिका तो उसने अडॉप्ट कर ली। खैर, तो लॉन्ग ईयर का वॉर फाइनेंशियल ड्रेन का कारण। दूसरा, जो वर्सेल्स का पैलेस था जहाँ पे राजा राज करता था, ठीक है, ठीक है, ये जो भी थी उसका मेंटेनिंग का इतना ज़्यादा कॉस्ट होता था, और एक्स्ट्रा वेगेंट कोर्ट जो भी हुआ करते थे बहुत ज़्यादा खर्चीले थे, तो पैसा वहाँ पे बहुत ड्रेन होता था फालतू के मेंटेनेंस में। तीसरा, हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन स्टेट डेट विच हैड रिजन टू ओवर 10 मिलियन लीवर्स। राज्य के ऊपर ज़रूरत से या आवश्यकता से अत्यधिक कर लगाया जा चुका था, जिसका 10 बिलियन लीवर्स था। जैसे इंडिया में रुपीज़ होता है, अमेरिका में डॉलर्स हैं, वैसे ही फ्रांस का है लीवरेज, ठीक है, लीवरेज। तो 10 बिलियन लीवरेज से ज़्यादा हो चुका था। इतना ना हाई इंटरेस्ट पेमेंट हो चुका था। स्टेट कर्ज ले चुकी थी दुनिया भर का, तो दुनिया भर के कर्ज का लगभग अगर ब्यौरा निकाला जाए तो 10 बिलियन लीवरेज से भी ज़्यादा था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो राजा होता है वो कहता है कि यार जो ईस्ट स्टेट्स के जनरल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनको मीटिंग में बुलाता है। कहता है भाई आओ सारे मीटिंग में आओ। क्यों? टू रेज न्यू टैक्सेस। Louis XVI was forced to call a meeting of the East States Generals, a political body to which 3 states sent their representatives on 5 May 1789। देखो ईस्ट स्टेट जनरल्स कौन होते हैं? तो जैसे वो 3 स्टेट थे, तो इन 3 स्टेट्स का अपना अपना एक हेड होता है, वही उनका जनरल होता है। तो राजा ने इन तीनों जनरल के हेड्स को बुलाया, तो लोग गए भी। तो कब गए? 5 मई 1789 को कहानी शुरू हो रही है, अब समझना। तो वहाँ पे कुछ हुआ, और वो हुआ था वोटिंग डिस्प्यूट। क्या हुआ था देखो, द ओल्ड रिजाइम रूल वॉज 1 स्टेट 1 वोट। मतलब ओल्ड रिजाइम जो थी राजा वाली, वो कहता था कि एक स्टेट का एक वोट काउंट किया जाएगा। मतलब अगर ऐसे होगा तो 3 ही स्टेट है भाई, पहला 2 हो गया एक तरफ, एक हो गया एक तरफ, तो ये 2 तो जीत गए, फिर इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। और ये कौन है? थर्ड वाला है, कॉमनर्स है। फिर तो तुम इसको पूछोगे ही नहीं यार कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। तो फिर ये रूल तो तुम्हारा बकवास रूल है कि नहीं? ओल्ड रिजाइम रूल वॉज 1 स्टेट 1 वोट। तो थर्ड स्टेट ने क्वेश्चन रेज किया, द थर्ड स्टेट डिमांडेड अ न्यू रूल। उसने कहा कि नहीं, नया रूल लेके आइए, 1 मेंबर 1 वोट। हमारा हर आदमी, जितने भी हम लोग हैं, वोट ने क्यों दिमाग से खेल गया इसने। 1 मेंबर, ये देखा कि भाई हम तो भाई पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा हैं, 90% तो हम ही हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी बात जो है मनवा सकते हैं। ऊपर से मॉन्टेस्को का वो डेमोक्रेसी वाला रूल, चाहे जिन जगह का डेमोक्रेसी वाला रूल कहीं ना कहीं आ गया था दिमाग में इनके। तो इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, 1 मेंबर 1 वोट। पर राजा तो राजा होता है, राजा तो राजा होता है। उसने कहा चल साइड हो। द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। उसने कहा चलो चलो साइड हटो हटो, बहुत हो गया तुम्हारा, हवा आने दो। उसने प्रपोजल को उनके मुंह पर रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए, निकलो। अब देखो उनको भी गुस्सा आ गया, वो निकल के सच में चले गए। कहा चलो 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 चलो, वो सच में चले गए। टेनिस कोर्ट ओर्थ। ये कहानी कब से हुई थी? 5 मई को। अभी डेट है 20 जून 1789। थर्ड स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, लेड बाय मीराबॉय नोबेल था, ठीक है, मीराबी इसको कहते हैं, इसका नाम याद रखना, मीराबी नोबेल था, एंड अबेसीज एक प्रेस्ट, इनके द्वारा प्रोटेस्ट में बाहर निकल गया, वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट। दे असेंबल्ड इन अ हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट एट वर्सेल्स एंड डिक्लेयर देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली। मतलब टेनिस कोर्ट था अंदर में, वहाँ पे गए और ख़ुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और बोला कि दे सोर एन ओथ, उन्होंने कसम खाई, नॉट टू डिस्पर्स, वो नहीं टूटेंगे, अनटिल दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, जब तक कि वो फ्रांस के लिए एक संविधान न बना दे तब तक हम नहीं अलग होंगे, हम नहीं टूटेंगे, हम खुद को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं, और हम अब किसी राजा के दबाव में काम नहीं करने वाले, और हमारा कोई राजा नहीं है अब, क्योंकि हमारा अब नेशनल असेंबली खुद का घोषित हो चुका है। ये इन्होंने कर दिया। राजा को इस बात की पता चली, राजा को इस बात की पता चली। अब देखो नेशनल असेंबली तो बिजी हो गया था वर्सेल्स में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, है कि नहीं? पर द रेस्ट ऑफ फ्रांस वॉज इन टर्मोइल, और बाकी फ्रांस फसल और बाकी चीज़ों की मार से गुजर रहा था।
सिवर विंटर लेड द ब्रेड हार्वेस्ट, विंटर की वजह से फसल और ख़राब हो गई, ब्रेड की प्राइसेस और बढ़ गए, एंड होर्डिंग बाई बेकर्स। और उसी में क्या होता है कि जो औरतें होती हैं वहाँ की, वो ब्रेड के लिए बहुत लंबी लाइनों में लगी होती हैं। अचानक से क्या होता है कि उनका बर्दाश्त की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो ब्रेड के प्रेस पे अटैक कर देते हैं, हमला। जुलाई 14 को एक रूमर फैलता है पेरिस में कि राजा ने ऑर्डर दिया है ट्रुप्स को कि सिटी में जाओ, मूव टू द सिटी। अब चूँकि इनको लगता है कि राजा ने ऑर्डर दिया है हमें मारने का, क्योंकि हमने जो ब्रेड के शॉप्स पे हमला किया है तो हमें ख़त्म कर दो, मारो। अब जो भी है, एक इनको लगता है ऐसा कुछ होगा। अब ये इस चीज़ को लेते हैं कि राजा जो सैनिक भेज रहा है वो हमें मारने के लिए भेज रहा है। तो जो क्राउड होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ वहाँ एक गेट होकर ढूंढने लगता है हर जगह अपना बंदूक बंदूक, जिसको जो मिला लाठी भाला, औरतों को जो मिला करछुल छुलनी कढ़ाई कुकर तसला जो मिला लेके अटैक कर दिए सब। और यह अटैक इतना बढ़ गया कि वो सीधा पहुंच गए जेल, कहाँ वाला, फोर्ट्रेस जो प्रिजन था वहाँ। और वहाँ जाकर हमला बोल दिया, बेस्टाइल जो जेल थी बेस्टाइल में जाकर हमला कर दिया। हमला करके ख़त्म, उड़ा दिया जेल को और सारे कैदियों को रिहा कर दिया, सारे एमुनिशंस को लेकर के सड़क पे आ गए। अब मामला ख़त्म हो चुका था। अब राजा को समझ में आ चुका था कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई है, ट्रुप्स को भेज के उनके ट्रुप्स को मार दिया गया है और पूरे शहर को लोगों ने घेर लिया है। अब राजा का मरना भी तय था। और अब यहाँ से शुरुआत होती है स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और अब तक जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी थी। असली रेवोल्यूशन अब शुरू होती है यहाँ से, क्योंकि अब प्रक्रिया छिड़ गई है यहाँ से। जेल टूट चुका है, कैदी रिहा हो चुके हैं, सबके हाथों में हथियार है, राजा को मृत्यु के घाट उतारा जाएगा। लेकिन समय है अभी, बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी। जेल टूटा, बहुत कुछ हुआ, ख़त्म हो गया। अब आइए, राजा के उस निरंकुश शासन पे अंकुश लगाने का वक्त आ चुका था। तो फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। मोनार्की तो था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो होता क्या है, अगस्त 4 1789 को फेस्ड विद रिवोल्ट्स द नेशनल असेंबली पास द डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। तो जो नेशनल असेंबली थी किसने बनाई थी, उसी थर्ड स्टेट ने बनाई थी। इस थर्ड स्टेट ने जितने भी टैक्सेस थे और ऑब्लिगेशंस थे इनको क्या कर दिया, पूर्ण तरीके से एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया कि हटाओ, बाय बाय, क्योंकि इसी से परेशान थे। टीथ्स वर अबॉलिश, टीथेस वर अबॉलिश, जितने भी टैक्सेस थे, टीथेस चर्च जो टैक्स लेता था उसको भी ख़त्म कर दिया। जितने भी लैंड्स ऑन बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, चर्च ने जितनी भी ज़मीन हड़प कर रखे थे उन सारी ज़मीनों को क्या किया भाई, दे दिया गया कि ले जाओ भाई वापस से, ख़त्म। 1789 की कहानी थी। अब 1791 में इनका संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली ने अपना संविधान 1791 में बनाया, इस चीज़ को याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, द मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने का मतलब यही था कि राजा के पावर्स को लिमिट करो, इनको रोजो, ख़त्म कर दो, कोई पावर नहीं रहेगा राजा का। उसके बाद पावर को जैसा सपना देखा था वैसा सेपरेट कर दिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। जीन जैक रोसो का सपना था वैसा ही हुआ। आई थिंक जीन जैक रोसो ही था ना, सॉरी, मॉन्टेस्को का सपना था, आई एम रियली सॉरी। मॉन्टेस्को का सपना था जैसा वैसा पूरा कर दिया गया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये मॉन्टेस्को का सपना था, पूरा हो गया। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जैसे कि हम बात करते हैं अपने देश में फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 15 to 31 के बीच में आता है पूरा, सॉरी 12 से ही शुरू हो जाता है वो। तो आर्टिकल पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आदमियों के राइट्स को डिक्लेयर किया गया, सिटीजन्स के राइट को डिक्लेयर किया गया। अब दो बात क्यों लिखी है, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन क्यों, अभी समझ में आएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद दिस डिक्लेरेशन, इट एस्टैब्लिश नेचुरल इनएलिएबल राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। मतलब हर आदमी को ऐसे राइट्स दिए गए कि ये प्राकृतिक हैं और इनएलिएनेबल हैं, ठीक है। वो क्या क्या थे, राइट टू लाइफ, हर आदमी को जीवन जीने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है,
और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति एक समान एक जैसा होगा, पर ये पूरी सच नहीं है। तो अब ये वाला जो है ना, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन क्या है, तो देखो दो बात में समझना। यहाँ पे जो सिटीजन्स थे दो पार्ट में बट गए थे, एक एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन्स। नए संविधान के अकॉर्डिंग उनको वोटिंग देने के अधिकार नहीं थे, पता चलेगा। तो एक्टिव सिटीजन्स ओनली मैन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेजेस। तो ये भाई वो आदमी, एक्टिव सिटीजन के अंदर वो आदमी आते थे जिनकी उम्र कितनी हो, 25 साल से ज़्यादा हो, और वो टैक्स पे करते हों कम से कम 3 डे ऑफ लेबर वेजेस का। अपने लेबर वेज है जो उनकी तनख्वाह है उसके 3 लेबर डेज के बराबर में वो टैक्स पे करते हों। और पैसिव में वो लोग जो लोग ये काम नहीं करते थे, ये वाला ऊपर वाला जो काम नहीं करेंगे, वो सारे मेन और ऑल वुमेन, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे, वो पैसिव सिटीजन के अंदर आते थे। इसीलिए कहा गया राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। आए समझ में? ठीक है, अब देखो अगेन, अब अगला टॉपिक है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब फ्रांस ने क्या किया, मोनार्की को एबॉलिश किया और खुद को रिपब्लिक बनाया। अब अभी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, अब वो भी ख़त्म होगी। कैसे, देखो किंग्स सीक्रेट, ये एक टोटल रिवीजन सीरीज है, सो आप इसको रिवीजन लीजिए, थोरो क्लास नहीं है इस पर, सो इट्स अ रिवीजन क्लास। तो किंग्स सीक्रेट, लुई 16 दाउ साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग्स ऑफ प्रूसिया। इसने भले ही कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया, सब कुछ मान लिया, लेकिन अंदर ही अंदर इसके अंदर एक चीज़ था कि भाई प्रूसिया के राजा से जा मिला और फ्रांस के खिलाफ, वहाँ के लोगों के खिलाफ अपना इसको उनको तोड़ने का, उनको ख़त्म करने का साजिश रचना शुरू कर दिया। ठीक है कौन, लुई 16 किससे मिला, किंग ऑफ प्रूसिया से। तो अब हो गई वॉर। इन अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। उनको भनक लग गई थी कि राजा कुछ गलत कर रहा है या करने वाला है, इसलिए उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। दिस वॉज सीन एज पीपल्स वॉर, और इसीलिए इसे पीपल्स वॉर कहा गया, क्योंकि पूरी की पूरी थर्ड स्टेट भी पीपल की थी। ठीक है, और ये वॉर लड़ाई थी राजा और उसके एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ थी। और वहीं पे एक पेट्रियोटिक का जन्म हुआ जिसका नाम था मर्सिलीज। क्या नाम था, मर्सिलीज, कंपोज्ड बाई रॉबर्ट ला इसले। ठीक है, रॉबर्ट द लेस्ले के द्वारा या रॉबर्ट द लाइल के द्वारा इसको कंपोज किया गया था। तो याद रखिएगा, इसको भी स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार वो सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नाउ इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और बाद में ये फ्रांस का नेशनल एंथम भी बन गया। उसका नाम क्या है, मर्सिलीज। याद रखना, वो हमारा जैसे जनगण मन होता है वैसे उनका मर्सिलीज था, बट हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इनका रॉबर्ट दे जो भी है, इसको ले आयल पढ़ें या लेस्ले पढ़ें, जो भी पढ़ना है, बट रॉबर्ट उनका नाम था, रॉबर्ट उनका नाम था, ये याद रखिएगा। और ये सब होने के बाद फिर द जैकोबिन क्लब की स्थापना होती है। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम अ रैलिंग पॉइंट। द मोस्ट सक्सेसफुल वाज द सेक्शंस शॉपकीपर, आर्टिसन, सर्वेंट्स। दे वर नॉन एज सैंड क्लोथ्स, लिटरली दोज विदाउट नी ब्रीचेस एज द रॉन्ग स्ट्रिप्स ट्राउजर्स। देखो हुआ क्या कि जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई, जो एक मतलब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, तो उनका एक क्लब बनता है ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी, क्या नाम है, कांग्रेस, जनता दल, यूनाइटेड, जेडीयू, राजद, राष्ट्रीय जनता दल वगैरह वगैरह करके जो ये होती इनकी हब होती है, वैसे ही एक जैकोबिन क्लब था और इसको लीड कर रहे थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इसको लीड कर रहे थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और इनके जो मेंबर्स थे वो कुछ ज़्यादा धनी सेक्शन से नहीं थे, बहुत ही कम, मतलब मिडिल क्लास टाइप के थे, शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, नौकर वगैरह। तो और ये क्या पहनते थे, सैंड क्लूट्स। आप एनसीईआरटी के अंदर में ढूंढना, कपड़े मिलेंगे एनसीईआरटी जो घुटने तक ऐसे होते थे, ठीक है, पूरा ढका हुआ होता था, तो वैसा पहनते थे। अगस्त 10 1792 की बात है। द जैकोबिन सिस्टम द पैलेस ऑफ टूलरी एंड मैस्क्योर्ड द किंग्स गार्ड एंड इम्प्रिजन्ड द रॉयल फैमिली। जैकोबिन क्लब जो था ये ट्वेलरीज की, मतलब जहाँ राजा रहता था उस पर अटैक कर दिया, वहाँ घुस गया और राजा के पूरे परिवार को इम्प्रिजन कर लिया और मार दिया, ख़त्म, काट दिया सबको बराबर, समाप्त। अगला टॉपिक है द कन्वेंशन। न्यू इलेक्शंस हेल्ड हुए फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इसमें नए संविधान के अकॉर्डिंग जितने भी मैन 21 साल से थे ऊपर के, उनको राइट टू वोट मिला, चाहे उनके पास पैसा हो, टैक्स देते हो चाहे नहीं हो, उनको राइट टू वोट मिल गया।
द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, और जो नया इलेक्टेड असेंबली बना अब इसको नाम दिया गया था कन्वेंशन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। टर्म है रिपब्लिक। सब 1792 को द कन्वेंशन एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक। सितंबर 21 को 1792 को कन्वेंशन ने, मतलब जो न्यू हमारा क्या बोलते हैं असेंबली थी कन्वेंशन, उसने क्या किया, एबॉलिश कर दी मोनार्की को और फ्रांस को एक रिपब्लिक देश के रूप में घोषित कर दिया। उसके बाद है एग्जीक्यूशन। लुई 16 वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। लुई 16 को सबके सामने, पब्लिक के सामने गिलोटिन में रख के काट दिया गया, और उसके बाद सेम उसकी वाइफ मेरी एंटोनीती को भी उसी के कुछ देर बाद समाप्त, ख़त्म। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा द रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 एक साल तक चला। जैकोबिन क्लब जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने शुरू किया था, वही रोबेस्पियर यहाँ भी रेन ऑफ टेरर के नाम पे जाना जाएगा। कैसे? देखो, उसने एक पॉलिसी को फॉलो किया जिसमें बहुत कंट्रोल था, बहुत दबाव और बहुत सारा पनिशमेंट। ऑल दोज हुम ही सॉ एज ए एनिमीज, वो जिसको अपना दुश्मन मानता था, और जैसे कि एक्स नोबेल क्लॉजेज एंड राइवल पॉलिटिकल मेंबर्स, उनको अरेस्ट करता था। उनको अगर गिल्टी पाया तो गिलोटिन में रख के काट दिया। वो क्या होता था, एक ऐसे, मतलब एक ऐसे होगा डब्बा टाइप का, ठीक है, और ऊपर ऐसे एक बहुत से धारदार ब्लेड लगा होता है, जैसे ये ब्लेड है और ऐसे ब्लेड होगा। इस पे ना आदमी की ऐसे मुंडी रखी जाती है और ऐसे लिटा दिया जाता है, और ये ब्लेड धट से गिरती है और गर्दन कट के अलग ऐसे गिलोटिन बनता है। तो वो गिलोटिन कर देता था, सबको मार देता था। जो उसको पसंद नहीं था वो उसको मार देता था। कौन? रोबेस्पियर। सीधी बात, जो उसको पसंद नहीं मारते। उसने कुछ रिफॉर्म्स करे, इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मतलब प्राइसेस पे और वेजेस पे बहुत ज़्यादा उसने मैक्सिमम सीलिंग करी। मतलब प्राइस बढ़ा दिया। मीट एंड ब्रेड वो राशन, ब्रेड के साथ साथ अब मीट को भी राशन में बांटा उसने। पीजेंट्स वर फोर्स टू सेल ग्रेन एट फिक्स प्राइसेस, पीजेंट्स को ग्रेन तो बेचना था, लेकिन फिक्स प्राइस पे। इक्वलिटी ब्रेड को इंट्रोड्यूस किया। अ लोफ ऑफ मेड ऑफ होल व्हीट, मतलब पूरा गेहूं से बना हुआ जो एक ब्रेड होता है उसको बनाया और उसको नाम दिया उसने इक्वलिटी ब्रेड। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया। फोर्स सिटीजन्स टू बी ड्रेस्ड सिटीओइन एंड सिटीओने इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मोनिसर सर एंड मैडम। देखो, पहले ना उनको जो भी सिटीजन्स थे उन्हें मोनसर दिस इज सर एंड मैडम दिस इज मैडम कहा जाता था। तो अब मैडम वडाम छोड़ दिया गया और बोला गया कि तुम सब सिटीजन हो, दैट इज कॉल्ड सिटीओन और सिटीओएन, ना कि कोई सर और मैडम, यू ऑल आर सिटीजन। ठीक है। चर्चेज वर शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया गया और उन्हें ऑफिसेज और बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ख़त्म, मतलब धार्मिक तो बिल्कुल नहीं था ये। अब इस टेरर का एंड होगा। रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो relentlessly that even his supporters turned against him। अब आप ऐसे ही है ना कि ज़्यादा अति करोगे तो आपको चाहने वाले लोग ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो वही इसके साथ भी हुआ। और उसके बाद भी उसको भी वही किया गया जो उसने दूसरों के साथ किया गया था, गुलोटी में रख के काटा गया जुलाई 1794 को। इस तरह से पूरा का पूरा टेरर का एंड हो जाता है। ठीक है, तो एंड ऑफ टेरर जो है, सॉरी हाँ, जो रेन ऑफ टेरर था शुरू हुआ था 1793 में, ख़त्म हो गया 1794 में, और ये शुरू किया था रोबेस्पियर ने। उसका अंत भी वैसा ही हो गया जुलाई 1794 में। ठीक है, अब चूँकि अब डायरेक्टरी रूल्स आए फ्रांस में। द फॉल ऑफ द जैकोबिन क्लब्स अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैकोबिन क्लब का फॉल हुआ जिसने वेल्दियर मिडिल क्लास को पावर सीज करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जैकोबिन क्लब्स वो क्लब था जिसमें आपने पढ़ा है अभी कि वो लोग थे जो वेल्दियर नहीं थे, मतलब ठीक ठाक कॉमनर्स थे, शॉपकीपर्स थे। लेकिन अब तो जैकोबिन क्लब ख़त्म। क्यों? क्योंकि यार अब यही नहीं रहा ना, यही नहीं रहा ना, इसी ने शुरू किया था ना इसको, अब यही नहीं रहा तो अब क्या होगा? मिडिल क्लास ने पावर को सीज करना शुरू किया। तो यार पॉलिटिक्स में यही होता है, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, ऐसा चलता रहेगा। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, फिर से एक नया संविधान इंट्रोड्यूस किया गया विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टाइड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। लीजिए भैया, जिन सोसाइटी के उन सेक्शंस को वोट देने से ही हटा दिया गया जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स,
उसने 2 इलेक्टिव काउंसिल्स बनाए लेजिस्लेटिव के, जिसमें एक डायरेक्टरी था और एक एग्जीक्यूटिव था, और उस एग्जीक्यूटिव में थे 5 लोग और एक डायरेक्टरी होता था। 2 इलेक्टेड हैं, एक डायरेक्टरी और दूसरा 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव। दिस वॉज मेंट टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन। ये था कि आपको पावर, जैसे रोबेस्पियर ने अपने हाथ में ले लिया था, इस पावर को रोकने के लिए उसने 5 लोगों की एक टीम बनाई और एक डायरेक्टरी बनाई कि कभी भी पावर जो है वो किसी एक आदमी के हाथ में ना जाए। हाउएवर द डायरेक्टरी वॉज हाईली अनस्टेबल एज द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेकिन ये सब के बाद भी जो इनकी डायरेक्टरी वाली कहानी थी वो काफ़ी अनस्टेबल थी, क्योंकि ये लड़ लेते थे आपस में ही सब। द पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी पेव द वे ऑफ राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। और इसका फ़ायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया, जैसे रोबेस्पियर का फ़ायदा उठाया मिडिल क्लास ने, वैसे ही मिडिल क्लास का फ़ायदा उठाया अब नेपोलियन बोनापार्ट ने। और नेपोलियन के बारे में तो कौन नहीं जानता है। खैर, अगला टॉपिक था कि डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन। क्या वीमेन का इसमें कोई बड़ा रोल था, क्या उनकी कोई क्रांति रही, और अगर रही तो वो क्या थी। तो साफ साफ है कि वीमेन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, वीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रेवोल्यूशन बट वर लार्जली डिनाइड टू इट बेनिफिट। औरतों का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, लेकिन शुरू से ही इनको इग्नोर किया गया। उन्होंने खुद की पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, नाम है सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये स्टार लगा लो, इस बार के एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, मैं देने वाला हूँ कि वुमेन्स ने किस पॉलिटिकल पार्टी को अपना क्लब बनाया था, या जो भी क्लब्स की फॉर्मेशन की थी उसका नाम क्या था। तो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड पब्लिकन वुमेन, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, वेट। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अभी। द सोसाइटी ऑफ, ये ठीक है, चलो। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उन्होंने भी राइट टू वोट को डिमांड किया और पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड करने की बात करी, विच इज़ हर राइट, ये उनके राइट्स थे, आपको देने चाहिए थे। द रेवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस सम लॉज टू हेल्प वीमेन, दैट इज स्टेट स्कूल्स लीगलाइज डाइवोर्स। और जो फिर बाद में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी उसने ऐसा किया भी था, वुमेंस को बहुत सारे लॉज दिए थे, जैसे कि आप डाइवोर्स दे सकते हो, स्कूल में पढ़ने जा सकते हो, बिना अपनी मर्जी के शादी नहीं कर सकते, अपनी वो इच्छा से आप पे कोई इम्पोज नहीं कर सकता मैरिजेस को। तो ये सब चीज़ें उनको मिली थी, ठीक है। ओलंपे दी गोस वॉज अ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी वुमेन, इसका भी नाम याद ही रखिए, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, यही तो नाम ही है जो याद रखने लायक है पूरे उसमें। तो एक बहुत ही बड़ी प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी वुमेन थी। इन 1791 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, इसको भी याद रखिएगा, विच सी एड्रेस टू द क्वीन, जो उन्होंने क्वीन को एड्रेस किया था। सी वॉज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, और उन्हें भी रेन ऑफ टेरर में ही ख़त्म, गिलोटिन पर रख के रोबेस्पियर ने उड़ा दिया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। विमेन इन फ्रांस फाइनली वॉन द राइट टू वोट इन 1946। ये कैसे छूट गया मुझसे, इसको आप इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस तो कब का आज़ाद हो गया, लेकिन राइट टू वोट उनको 1946 में मिला, हमारी आज़ादी से जस्ट 1 साल पहले। स्टार लगा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। द फ्रेंच कॉलोनीज इन द कैरेबियन, दैट इज़ मार्टिनिक, गुआडालोपे, सैन डोमिंगो, वर मेजर सप्लाइज ऑफ कमोडिटी लाइक शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। ये फ्रांस की कुछ कॉलोनीज़ हैं कैरेबियन में जिनके नाम हैं, ये शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो का बहुत बड़ा सप्लायर जगह था ये सब। तो दिस वाज डिपेंडेंट ऑन द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ये काफ़ी बार पूछा गया है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता है। देखो ट्रायंगल, अब मैप में देखना, ट्रायंगल के रूप में बना है ये, यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका, ये ट्रायंगल के रूप में है। मैप में देखोगे तो इस तरीके से दिख जाएगा, पूरा ट्रायंगल के रूप में ये। तो ट्रायंगल के रूप में देखिएगा, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था। यहाँ पे स्लेव की ट्रेडिंग की जाती थी, मतलब गुलामों की, दासों को, लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था इन जगहों से, कि यहाँ पे लोग, अब फैक्ट्री है तो काम कौन करेगा, लोग करेंगे, लोग थे ही नहीं, तो लोगों का आदान प्रदान, लोगों का ट्रेड, लोगों को बेचा जाता था, तो वो सब स्लेव ट्रेड कहलाया। और ये चूँकि इस तरीके से बना हुआ था ना
ये ट्रायंगल का शेप का था, इसलिए इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा गया। नाम याद रखना, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। ठीक है। French merchants sailed from ports like Bordeaux और Nantes to the African coast where they bought slaves from local Chieftains। तो होता था कि जो ये क्या नाम है, फ्रांस के जो मर्चेंट थे वो क्या करते थे, बोर्डेक्स और नैंते से अफ्रीकन कोस्ट पे सेल करते थे। मर्चेंट्स जो थे वो सेल करते थे जहाँ पे वेयर दे बॉट स्लेव्स, जहाँ पे वो स्लेव्स खरीदते थे वहाँ के लोकल चिफेथियन से, मतलब लोकल जो भी लोग होते हैं दुकानदार टाइप के जो स्लेव के बेचते हैं उनसे वो खरीदते थे। द नेशनल असेंबली 1791 debated but did not pass any law fearing opposition from businessmen whose incomes depended on the slave trade। अब 1791 में नेशनल असेंबली ने कोशिश की थी कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन उसको डराया धमकाया गया कि भाई तुम्हारा जो ये चल रहा है ना कंट्री, वो इसी स्लेव ट्रेड से चल रहा है, और अगर ये तुम बंद कर दोगे ना तो भूखे मर जाओगे। तो वो भी अपना पीछे हो जाता है यहाँ से। 1794 में जैकोबिन कन्वेंशन स्लेवरी को ख़त्म करता है फ्रांस के हर कॉलोनी में। जो 1791 में नेशनल असेंबली नहीं कर पाई थी वो रॉबेस्पियर ने कर दिखाया। 1802 में नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। और इस सब के जाने के बाद देखो, पहले तो जैकोबिन क्लब गया तो मिडिल क्लास आया, मिडिल क्लास गया तो फिर कौन आया नेपोलियन। नेपोलियन 1802 में स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया और 1848 में स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड, और फाइनली 1848 में स्लेवरी पूर्ण रूप से फ्रांस के हर जगह पे प्रतिबंधित हो गई जो आज भी है। तो यही था एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। इसकी कहानी भी ऐसे ही है, शुरू ख़त्म शुरू ख़त्म। ठीक है, शुरू ख़त्म ऐसे है। अब देखिए, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ लेगेसी। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ that came into effect after the storming the Bastille in 1799 was abolition of censorship। censorship को ख़त्म किया गया। फिर आया फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये तुम्हारे उतने काम का भी नहीं है, बट ये समझो, फ्रीडम ऑफ स्पीच। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज ए नेचुरल राइट। सब जानते हैं राइट। देखो, मानव का जो भी अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है, जैसे जीना, खाना पीना, कहीं पर घूमना फिरना, बोलना चलना, ये उसका नेचुरल अधिकार है, इसको आप छीन नहीं सकते किसी रूप से। और छीनते हैं तो ये गड़बड़ है। वही तो छीना था ना इन लोगों का, तभी तो रेवोल्यूशन हुआ था। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्लेस फ्लडेड द कंट्री। न्यूज़पेपर से लेके पैम्पलेट से लेके बुक पूरे देश में फैल गए थे। ये आप पढ़ोगे क्लास 10th के प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में। प्रिंट कल्चर जो चैप्टर है वहाँ पे सब। ठीक है। 1800, एक मिनट, हाँ ठीक है। फिर नेपोलियन का राइज है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को क्राउन कर लिया और फ्रांस का एम्पायर घोषित किया। उसने यूरोप को कन्क्रेट किया और उसको मॉडर्नाइजर के रूप में भी देखा गया। ठीक है, तो ये सब है। नेपोलियंस की लेगेसी की बात करते हैं तो उसने प्राइमरी प्रॉपर्टी का पूरा प्रोडक्शन किया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लगाया वेट एंड मेजरमेंट का, जिसको डेसिमल सिस्टम कहते थे। इसने एबॉलिश किया था, एबॉलिश, एक मिनट, क्या स्पेलिंग होती है, हटो जी, एबॉलिश क्या किया था, ये एक अच्छा सिस्टम था ना, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम को एबॉलिश किया था। ठीक है, और डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस। नेपोलियनिक कोड के नाम से, जैसे सिविल कोड भी कहा गया, इसमें बहुत सारे लॉज थे। इसकी हार कैसे हुई? नेपोलियन को हराया गया बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में। ग्लोबल लेगेसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने यहीं से उठाया है इसको। प्रियम्बल में हमारा जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है वो यहीं से आया है। ये दुनिया का ग्लोबल लेगेसी बना था। देयर आइडियल्स अलॉन्ग विद द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। इसने फ्यूडलिज्म का एंड किया और इसने इंस्पायर किया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को दुनिया भर में, भारत में भी। भारत में जैसे कि टीपू सुल्तान हो गए, राजा राम मोहन रॉय को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था इन सब एक्टिविटीज़ ने। तो यू कैन रिमेंबर लाइक ऑल दिस। अब इसके बाद में पूरी की पूरी समरी है, इस समरी को एक बार देख लेंगे सब लोग। पूरी की पूरी समरी डाल रखी है, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि बेस्टाइल से लेके सबका एक एक करके मैंने पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन दे दिया है। आप यहाँ से इसको देख लेना। और ये रिवीजन सीरीज ख़त्म होती है। ये रिवीजन सीरीज़ थी, तो ये रिवीजन सीरीज़ ख़त्म है। तो प्लीज़ इसको 2 बार 3 बार देख लो, एक एक बात को सुन लो। इन क्वेश्चंस को मस्ट प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस को मस्ट प्रैक्टिस कर लो।
और अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आया हो तो एक दो बार देख लेना। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो छोड़ जाना, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर में अपना डाउट छोड़ जाना। डिटेल्ड मैं बहुत नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ जाना, ठीक है। और प्लीज़ भाई जितने भी लोग हैं अब इसको प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जितना पॉसिबल हो उतना। उस पर अपना किताब फेंक के मारो, चाहे लाठी जो भी है, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो गिलोटीन फेंक के मारो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि तुमको इसकी PDF मिल जाए, ठीक है। चलो फिर गाइस मिलते हैं हम इसके लेक्चर 2 में, जो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जो भी हो रहा है आपके लिए अभी, एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी है, ठीक है। सब खैर, हर हर महादेव। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।